जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। मैं हिमांशु सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रुक्मिणी प्रकाशन पर। इस चैनल के माध्यम से आज हम आप लोगों के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड मैथ का एक प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में सॉल्व कैसे करना होता है। क्या सभी क्वेश्चन को हम बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे? तो बिल्कुल नहीं। अगर आप सभी क्वेश्चन को एग्जाम में बेसिक से सॉल्व कीजिएगा तो समय से आपका पेपर नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, कुछ क्वेश्चन हम आसानी से अपने बुद्धि का प्रयोग करके, जैसे यूनिट डिजिट लगाएंगे, रिमाइंडर लगाएंगे, डिविजिबिलिटी लगाएंगे, इन सब का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आते हैं हम लोग और अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, बोल रहा है दो संख्याएं 3-4 के अनुपात में है और उसके एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल कितना है? 2700 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? उन दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या दिया है 2, जिसका अनुपात क्या है? ये फर्स्ट संख्या होगी और ये क्या होगी? सेकेंड संख्या। किस अनुपात में है? तो कहिएगा 3-4 के अनुपात में। और जब भी कोई चीज आपको अनुपात में दिया हो तो आपको क्या करना है, अपने मन से एक कांस्टेंट लगा देना है। तो दोनों जगह अपने मन से के एक्स को हम मान लेते हैं कि एक्स क्या है? कांस्टेंट थी। अब हमारा संख्या क्या हो गया? 3x और सेकेंड संख्या क्या हो गया? 4x। और उसके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल मालूम है। तो आप एक फॉर्मूला जानते होइएगा कि फर्स्ट नंबर, क्या जानते हैं फॉर्मूला? फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, यानी दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है ना, उसके एलसीएम और गुने उसके एचसीएफ के बराबर होता है। तो हमारा फर्स्ट संख्या यहाँ पर कितना है? तो आप कहिएगा 3x। तो फर्स्ट की जगह क्या लिखना है? 3x। और सेकेंड संख्या क्या है? तो कहिएगा 4x। तो वहाँ क्या लिखेंगे? 4x। और उसके एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल कितना दे रखा है? तो कहिएगा 2700। तो इसके स्थान पे क्या रख देंगे? 2700। और जब 3 से इसको काट दीजिएगा ना तो क्या बचेगा? 4x²। इस 3 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा? 900। बराबर में क्या लिख दीजिएगा? 900। अब यहाँ 4 से इसको जब आप काटिएगा तो क्या बचेगा? 225। यानी x² का मान कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 225। तो यहाँ से x निकालिएगा तो इसलिए x क्या आ जाएगा आपका? 15। अब x का मान निकाल लिए ना, आपसे क्या पूछ रहा है? उन दोनों संख्या का योग बताइए। तो जब अब हम योग निकालेंगे तो योग के लिए क्या करेंगे? योग के लिए क्या कर देंगे कि फर्स्ट संख्या 3x और प्लस में 4x, तो योग क्या आ जाएगा? 7x। और x का मान आप पहले निकाल चुके हैं, कितना? 15। तो 15 रख दीजिएगा, गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 15 सते 105। आपका ऑप्शन नंबर डी में क्या है? 105। अब आप बताइए, इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व कर लिए तो आपका आंसर क्या आया? 105। अब इस क्वेश्चन को जरा सोचिए, क्या इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करना था एग्जाम में? तो आप कहिएगा बिल्कुल नहीं। तो करना क्या था वो देखते हैं। करना हमको ये था कि दो संख्या का अनुपात कितना है? आप कहिएगा 3-4। तो अभी अनुपात में योग कितना है? तो अनुपात में योग है 7। तो आंसर भी वही होता जो 7 से था। क्या बोले? अनुपात में योग कितना है? 7। तो मेरा आंसर भी वही होगा जो ऑप्शन 7 से कटेगा। तो आप अपने ऑप्शन की ओर आइएगा तो देखिएगा, क्या फर्स्ट ऑप्शन 7 से कट रही है? तो कहिएगा नहीं। सेकंड ऑप्शन 7 से कट रही है? तो कहिएगा नहीं। थर्ड ऑप्शन 7 से कट रही है? तो कहिएगा नहीं। आपका ऑप्शन नंबर डी ही केवल 7 से कट रही है। तो एग्जाम में ये सब दिमाग भी हमको लगाते रहना है, ऑप्शन से भी क्वेश्चन को बनाते रहना है। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का मेंसुरेशन से है।
कहाँ का क्वेश्चन है ये? मेंसुरेशन का। क्वेश्चन बोल रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है? 2 सेंटीमीटर है। तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग बताइए। सबसे पहले आप बताइए कि व्यास क्या दे रखा है? तो कहिएगा 14 सेंटीमीटर। तो व्यास से आप क्या निकाल लीजिएगा? त्रिज्या। तो व्यास से त्रिज्या निकालने के लिए क्या करना होगा? व्यास का आधा कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना आ गया? कहिएगा 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दे रखा है? तो कहिएगा ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दे रखा है। और आपसे क्या पूछ रहा है? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योग। किसका? तो एक बेलन का। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो कहिएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो लेटरल सरफेस एरिया। और प्लस में क्या पूछ रहा है? टोटल सरफेस एरिया। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आप लिखिएगा तो इसका क्या फॉर्मूला है? 2 पाई आर एच। और प्लस इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखिएगा तो 2 पाई आर और इंटू में आर प्लस एच। अब पूरे से देखिए तो 2 पाई आर कॉमन आ रहा है तो 2 पाई आर क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा? एच बच जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा? आर प्लस एच बच जाएगा। और इसको जब एक बार और सॉल्व कर दीजिएगा तो 2 पाई आर और इंटू में 1h और 1h कितना h हो जाएगा? तो 2h और प्लस आर। अब सबका मान यहाँ रख दीजिएगा तो 2 गुने पाई का मान 22/7। आर का मान कितना निकाले हैं? तो कहिएगा 7। और इंटू में क्या है? 2h। तो h का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर। यहाँ 2h है तो 2 गुने 2h की जगह क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। और r कितना है? तो कहिएगा 7 है। अब इस 7 से इस 7 को काट दीजिएगा तो आगे क्या हो जाएगा? 2 को 22 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? 44। और 7 4 11। और जब 44 को 11 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए तो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है? 484। तो देखिएगा अपने ऑप्शन नंबर सी में क्या है? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें आपको क्या याद रखना था? 2 फॉर्मूला याद रखना था कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू में आर प्लस एच। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस लौट आता है। तो पूरी यात्रा का क्या पूछ रहा है? औसत चाल पूछ रहा है। यानी दूरी निश्चित था, एक ही दूरी है और उस दूरी को जाते समय किस चाल से गए? 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और आते समय किस चाल से आए? तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। तो पूछ क्या रहा है? पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताइए। तो जब भी आपका इस टाइप के प्रश्न में दूरी समान रहे, दूरी क्या रहे? समान रहे और 2 अलग अलग चाल से उस दूरी को तय किया जाए तो औसत चाल का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? क्या लिखिएगा फॉर्मूला? औसत चाल। किसका फॉर्मूला होता है? तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है आपका 2 गुने एक्स वाई, 2 गुने एक्स वाई बट्टा में एक्स प्लस वाई। एक्स जाने का चाल और वाई आने का चाल। और ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब दूरी समान रहे। दूरी क्या रहे? समान रहे। जिस दूरी को गया हो उसी दूरी को आया हो, 2 अलग अलग चाल से। तो पहला चाल आपका क्या था? तो आप कहिएगा फॉर्मूला का 2 और पहला चाल है 64। दूसरा चाल क्या है? 16। और नीचे क्या कीजिएगा?
64 प्लस 16, और जब इसको आगे अब सॉल्व कीजिएगा तो 2 गुने 64 और गुना में 16, और आप बट्टा में क्या लिखिएगा, तो आप कहिएगा बट्टा में आपका हो जाएगा 64 प्लस 16 80। अब 16 से काटिएगा तो 16 पंचे 80। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा 64 को 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 128, और बट्टा में 5, और जब इसको आप भाग दे दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 25.6 क्या किलोमीटर प्रति घंटा। 25.6 कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर कहाँ था, सी में। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। 40 और 50 के बीच कितने प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है, किस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो डिफिनेशन जानिएगा, वैसी संख्या जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो वो क्या कहलाते हैं, अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो 2 फैक्टर कौन कौन होता है, तो एक तो वो स्वयं होती है, एक स्वयं होती है, और एक वो उसका फैक्टर 1 होता है। एक स्वयं और एक उसका फैक्टर 1 होता है। वैसे एक तो सभी का फैक्टर होता है, ठीक है। तो हमसे यहाँ क्या पूछ रहा है, 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। तो 40 और 50 के बीच हम देखने जाएंगे तो आपका 41 क्या है, अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार आपका 43 क्या है, अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार 47 क्या है, अभाज्य संख्या है। 41 हो या 43 हो या 47 हो, ये किसी दूसरी और संख्या से कट सकती है नहीं ना, या तो 1 से कटेगी या तो स्वयं से कटेगी। तो अभाज्य संख्या के कितने फैक्टर, केवल 2 फैक्टर। तो आप अपना ऑप्शन नंबर देखिए 3 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या है, 3 है। अब देखिए आप इसको याद कैसे रखिएगा, क्या एग्जाम में भी यही पूछेगा 40 से 50 के बीच, तो बिल्कुल नहीं। एग्जाम में तो कुछ भी पूछ सकता है। तो आपके सामने अगले स्लाइड पर हम 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्या है और कहां से कहां तक कितना है सारा लिख के लाए हैं। एक बार आते हैं उसको भी देखते हैं। तो देखिएगा अगले स्लाइड पर आपका क्या लिखा हुआ है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्या। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, एक कोड को याद रख लीजिएगा। ये कोड क्या है, 4422 32 23 21। कोड क्या रखना है याद, 4422 32 23 21। इससे क्या होगा, आपको अभाज्य संख्या 1 से 100 तक याद रखने में बड़ा आसानी होगा। तो अब कहिएगा ये 44 क्या है, तो आप देखिएगा 1 से 10 तक कितने अभाज्य संख्या, तो 4 गो अभाज्य संख्या। तो उसी के लिए क्या लिखे हैं, ये 4 है। और 10 से 20 तक कितना अभाज्य संख्या, तो वो भी 4 है। तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है, ये 4 है। अब बोलिएगा 20 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या, तो 2 है। उसके लिए क्या लिखे हैं, 2 लिखे हैं। कहिएगा 30 से 40 तक कितनी अभाज्य संख्या, तो उसके लिए भी 2 है। तो उसके लिए भी कोड क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। इसी प्रकार आगे 100 तक लिखा हुआ है आपके सामने। इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। और ऐसे आप ये भी याद रखिए कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है। एग्जाम में कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, 25 होगा। और कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ देता है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होती है, जो कहाँ आती है, 90 से 100 के बीच। तो अब लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन कह रहा है
एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। यानी एक कार है, ये कार जो है ना 240 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेती है, तो कहिएगा 5 घंटा समय लेती है। तो इस कार का चाल बताइए आप। तो चाल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, चाल के लिए दूरी बट्टा समय। तो दूरी आपका कितना है, कहिएगा 240, और कितना समय लगा, 5 घंटा। तो चाल आपका क्या आ जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो उसका रियल चाल था। अब आगे क्या कह रहा है, यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है, यानी इसका चाल तो ओरिजिनल कितना था 48, लेकिन अगली बार जब यह अपनी आधी गति से यात्रा करेगी तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। तो आप ये बताइए, जब ये अपनी आधी चाल से यात्रा करेगी तो समय कितना लगेगा। तो समय बराबर भी क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना है 240, और चाल कितना से जाएगा, तो आधा चाल से। पहले कितना चाल था 48, और क्वेश्चन में बोल रहा है आधी गति से यात्रा करना है, तो चाल के जगह क्या लेंगे 24। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका समय आ जाएगा 10 घंटा। यानी जब वह आधी चाल से यात्रा करेगी तो उसी दूरी को तय करने में कितना समय लग जाएगा 10 घंटा। पहले समय कितना लग रहा था 5 घंटा, और आज समय लग गया 10 घंटा। तो कितना अधिक समय लगा, तो क्या कहिएगा 5 घंटा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में क्या है 5 घंटा। और एक सूत्र याद रखिएगा, फॉर्मूला क्या होता है सर, इसमें हम जो फॉर्मूला प्रयोग किए हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय। क्या फॉर्मूला प्रयोग किए हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय। इसी फॉर्मूला के प्रयोग से दोनों जगह हम एक जगह चाल निकाले और एक जगह समय निकाले। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 5 घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजती है। वे 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 45 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। घंटियां पुनः किस समय एक साथ बजेगी। अब देखिए, इस टाइप के प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले आपके सामने एक हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये लेते हैं कि मेरे सामने एक घंटी ए है और एक घंटी बी है। ये घंटी ए जो है ना हर 3 सेकेंड पे बजती है, और घंटी बी जो है ना हर 4 सेकेंड पे बजती है। तो ये कब कब बजेगी ये बताइए तो हमको। तो आप कहिएगा घंटी ए हर 3 सेकेंड पे बजती है, तो पहली बार ये कब बजेगी 3 सेकेंड पे, और अगली बार कब बजेगी तो कहिएगा 6 सेकेंड पे, फिर अगली बार कब बजेगी तो कहिएगा 9 सेकेंड पे, और फिर अगली बार कब बजेगी तो कहिएगा 12 सेकेंड पे। उसी प्रकार ये 4-4 सेकेंड पे बजती है, तो ये अभी बज गई 4 सेकेंड पे। अगली बार फिर कब बजेगी तो कहिएगा 8 सेकेंड पे, और फिर अगली बार कब बजेगी तो कहिएगा 12 सेकेंड पे। तो आप ये बताइए कि जब एक घंटी हमारे पास ए है जो हर 3 सेकेंड पे बज रही है, और एक घंटी बी है जो हर 4 सेकेंड पे बज रही है, तो अगली बार दोनों एक साथ किस समय बज रही है। तो आप क्या कहिएगा, जब 12 सेकेंड हो जाता है ना तो ये भी घंटी बजती है और वो भी घंटी बजती है, यानी दोनों घंटी बजती है। तो दोनों घंटी कब बजी है 12 सेकेंड पे। तो वो 12 कैसे निकालेंगे, तो 12 निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 3 और इस 4 का हम एलसीएम लेंगे, यानी घंटी जितना जितना देर पर बजती हो उसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये पता चल जाएगा कि अगली बार सभी घंटी एक साथ कब बजेगी। तो अब आते हैं इस प्रश्न पे, और इस प्रश्न में क्या दे रखा है, घंटी 12 सेकेंड, 18 सेकेंड, 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 45 सेकेंड पर बजती है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी का
एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ किसका? तो आप कहिएगा 12 सेकेंड, और किसका? 18 सेकेंड का, और किसका? 24 सेकेंड का, और किसका? तो 36 सेकेंड का, और किसका? 45 सेकेंड का। अब आप क्या कहिएगा कि इसका एलसीएम हम आसानी से कैसे निकालेंगे? तो जब बड़ा बड़ा संख्या आपके सामने आए ना और उसका एलसीएम मालूम करना हो तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या जो होगी ना उस संख्या को अपने पास ले लीजिए। जैसे यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है? 45, और 45 को लेके इसका हम क्या करेंगे? फैक्टर तोड़ लेंगे। तो 45 का फैक्टर आप क्या लिखिएगा? तो बोलिएगा 3 × 3 × 5, यानी 3 तिया 9, 9 पचे 45। अब 45 तो हम ले चुके हैं, अब उसके बाद मिलेंगे 45 से छोटी संख्या से। तो 45 से छोटी संख्या क्या है? तो आप बोलिएगा 36। अब आएंगे 36 से मिलने, तो ये 36 क्या बोल रहा है कि तुमने मेरा 9 तो ले जा चुका है, 3 तिया 9, अब हम केवल 4 देंगे, तो अब वहाँ से 4 ले लेंगे। अब आएंगे 24 के पास, तो ये 24 क्या कह रहा है? तुमने तो मेरा 4 को लेके चल गया और 3 को भी लेके जा चुका है, यानी 12 तो ले लिया हमसे, केवल 2 बचा है, तो केवल 2 ही देंगे हम। अब आएंगे 18 के पास, 18 क्या बोल रहा है कि 9 भी जा चुका है और 2 भी जा चुका है, यानी अब हम नहीं जाएंगे। उसके बाद कौन सा है? 12 है, 12 भी वही बोल रहा है कि 3 भी ले चुके हो, 4 भी ले चुके हो, तो हम तो पहुंच चुके हैं, अब हम नहीं जाएंगे। तो इन सभी का जब आप गुणनफल कर दीजिएगा ना तो डायरेक्ट आपका क्या निकल जाएगा? एलसीएम निकल जाएगा। तो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? ऐसे गुना कीजिए, 3 तिया 9 और 9 चौके 36 और 5 दूना 10। 36 को 10 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 360 सेकेंड। अब 360 सेकेंड को जब आप मिनट में बदलिएगा तो सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दिया जाता है। आप यहाँ 60 से भाग दीजिएगा तो आपका कितना मिनट आ जाएगा? तो बोलिएगा 6 मिनट। अब 9 बजे सभी घंटियाँ एक साथ बजी थी, फिर अगले 6 मिनट के बाद सभी घंटियाँ एक साथ बजेगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर ये क्या कह रहा है? 9:06 पर सभी घंटियाँ क्या होगी? एक साथ बजेगी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदी और वह 4,35,000 में बेच दी, तो उसका लाभ बताइए। तो एक तो इसका बेसिक हो गया कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाइए तो आपको मालूम चल जाएगा कि रुपया में कितना का लाभ हुआ है, और जब प्रतिशत में निकालिएगा तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुने में 100, वो तो उसका बेसिक हो गया। लेकिन इसको हम कैसे करेंगे? हम कर लेंगे इसको रेशियो मेथड से। तो रेशियो से करने के लिए क्या करेंगे? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या करेंगे? रेशियो लेंगे। तो क्रय मूल्य मेरा कितना है? तो कहिएगा 3,50,000। तो 3 जीरो से 3 जीरो तो पहले हम काट लेंगे। लेना क्या है? रेशियो किसका? तो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोले तो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य बोले तो विक्रय मूल्य एसपी यानी सेलिंग प्राइस। इसका अनुपात कितना आ जाएगा? तो क्या कहिएगा? यहाँ है 350 और यहाँ कितना हो जाएगा? तो कहिएगा 435। अब देखिए तो फिर ये 5 से कट रहा है ना, तो 5 से काटिएगा तो यहाँ कितना बचेगा? कहिएगा 70, और यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 87। तो आपका क्रय मूल्य कितना है? 70, और विक्रय मूल्य कितना है? कहिएगा 87। तो आप कितना का लाभ लिए हैं? तो कहिएगा 17 का लाभ लिए हैं। तो अब हमको क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत ना। अब क्या निकालेंगे? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? कितना का लाभ? तो आप कहिएगा 17 का लाभ। किस पर 17 का लाभ लिए हैं? तो 70 पर। लाभ का गणना क्रय मूल्य पर करते हैं और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। अब 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ऊपर क्या हो जाएगा? 170
70 और बट्टा में 7, और जब इसको आप काटिएगा ना तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 24.3%। यानी दिव्या को कितना लाभ हुआ है, तो आप कहिएगा 24.3%। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है। ये बोल रहा है ए अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है। ये ए जो है ना अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धा आश्रम में दान कर देता है। वह भोजन तथा वृद्धा आश्रम पर कुल कितना खर्च किया है 28,500। तो ए का क्या पूछ रहा है, आय पूछ रहा है। अच्छा आप ये बताइए कि वो ए जो है कितना टोटल खर्च कर दिया परसेंटेज में, तो आप क्या कहिएगा 45% भोजन पे खर्च किया है और 5% वृद्धा आश्रम में दिया, दान दिया है। यानी दोनों मिला देंगे तो कितना इसका खर्च हो चुका है, कहिएगा 50%। अब प्रश्न में बोल दिया है कि उसका खर्च कितना है 28,500। तो ये 50% किसके बराबर है 28,500 के। और पूछ रहा है ए का आय बताइए, यानी ए का आय कितना था। तो किसी का आय हमेशा अपने आप में तो 100% होती है। ये 50% का मान कितना है 28,500। यहाँ से आपको 100% निकालना है तो दोनों तरफ 2 से क्या कीजिएगा गुना कर दीजिएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 57,000। यानी ए का जो आय था कितना था 57,000। आपका ऑप्शन नंबर डी में क्या है 57,000। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है। इस प्रश्न में क्या बोल रहा है 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती है। यानी 5 महिला एक काम को कितने दिन में पूरा करती है 8 दिन में कर सकती है। और 8 बच्चे उसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं 10 दिन में पूरा करते हैं। तो फिर प्रश्न में पूछ रहा है 2 महिला और 4 बच्चा उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसमें कुल काम को बराबर कर लेते हैं। क्या करेंगे कुल काम को बराबर कर लेंगे। कुल कार कहाँ से आएगा कुल कार, तो मैन इंटू डे से आता है कुल कार। यानी कितना आदमी और कितना दिन लगाए काम करने में, उसको जब गुना करते हैं ना तो ये मालूम चलता है कि कुल काम कितना था। तो कितना आदमी है तो कहिएगा 5 वोमेन है और कितना दिन लिए काम करने में 8 दिन। तो ये आपका हो गया कुल काम। और ये कुल काम फिर किसके बराबर हो जाएगा 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो 8 चिल्ड्रेन कितना दिन में 10 दिन में करते हैं। तो यहाँ से ये 8 से 8 अब कट जाएगा, ये 5 से काटिएगा तो 5 दूनी 10। अब यहाँ से आप रेशियो निकालिएगा वोमेन और चिल्ड्रेन का, तो आप क्या कहिएगा 2:1। अच्छा ये जो रेशियो आया है ना वो इनके क्षमता का रेशियो आया है। यानी महिला एक दिन में कितना काम करती है तो 2 काम करती है और बच्चा कितना काम करता है 1 काम करता है एक दिन में। तो अब हम सबसे पहले कुल काम निकाल लेंगे। तो कुल काम निकालने के लिए आप तो यहाँ से भी कुल काम निकाल सकते हैं या फिर यहाँ से भी कुल काम निकाल सकते हैं। जब आप यहाँ से कुल काम निकालिएगा, यहाँ से कुल काम जब निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, कहिएगा 5 वोमेन कितना दिन लगा 8 दिन, और वोमेन प्रत्येक दिन कितना काम करती है तो आप कहिएगा 2 काम करती है। तो 2 और गुना में 8, तो कितना आ जाएगा आपका कुल काम, तो कहिएगा 80 यूनिट आपका क्या था कुल काम था। और इसी कुल काम को अब कौन करेगा 8 महिला और 4 बच्चे मिलकर करेंगे। तो अब बताइए अब आपको कितना समय लगेगा, तो अब क्या निकालिएगा समय निकालिएगा। काम आपका कितना है तो कहिएगा काम 80 यूनिट है। और एक दिन में कितना काम होगा, एक दिन में महिला 2 काम कर रही है और कितना महिला है 2 महिला है। तो महिला के द्वारा एक दिन में 4 काम होगा और बच्चे एक दिन में कितना काम करते हैं 1 काम करते हैं। और कितने बच्चा है वहाँ पे तो कहिएगा 4 बच्चा। तो कितना काम हो जाएगा तो 4 काम। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 80 बट्टा में
8। और जब इसको काट दीजिएगा ना तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 10 डे। जब इस प्रकार काम होगा 2 महिला और 4 बच्चा काम करेंगे तो काम करने में कितना दिन लग रहा है 10 दिन। 10 दिन कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर डी में। अब चलते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाया जाता है और पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास बताइए। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जब भी किसी एक आकृति को पिघलाकर किसी दूसरी आकृति का रूप देते हैं तो इस टाइप के प्रश्न में क्या होता है, दोनों आकृति का आयतन हमेशा इक्वल होता है। जैसे कि आपने एक बड़ा बॉल ले लिया, उसको पिघलाया और छोटा छोटा बॉल बना लिया, तो बॉल तो छोटा छोटा हो गया लेकिन आयतन जितना पहले था मटेरियल बड़े बॉल का उतना ही मटेरियल का छोटा बॉल बनाए ना, तो आयतन हमेशा क्या करते हैं इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे किसको पिघलाया गया है तो कहिएगा शंकु को पिघलाया गया है। पिघला के क्या बनाया गया है तो बेलन बनाया गया है। तो हम क्या करेंगे शंकु का आयतन, क्या करेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन किसके बराबर हो जाएगा बेलन के आयतन के। किसके आयतन के बेलन के आयतन के, बेलन के आयतन के बराबर कर देंगे। अब शंकु का आयतन क्या होता है तो कहिएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बोलते हैं बेलन का आयतन क्या होता है तो कहिएगा पाई आर स्क्वायर एच। हम शंकु के त्रिज्या को क्या मान लिए हैं बड़ा आर और ऊंचाई को बड़ा एच और बेलन के त्रिज्या को छोटा आर और उसके ऊंचाई को छोटा एच। अब सभी का मान जब यहाँ रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/3 और इस पाई से ये पाई कट जाएगा। आर स्क्वायर है ना, आर का मान कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 गुने 9। और ऊंचाई कितना है तो कहिएगा ऊंचाई 15 है और बराबर में आर स्क्वायर है ना, इसको तो निकालना ही है। और एच कितना है बेलन के लिए तो कहिएगा 45 सेंटीमीटर। अब जब इसको काटिएगा ना तो 15 तिया 45 और इस 3 से काटिएगा तो 3 दिया 9 और इस 3 से ये 3 कट जाएगा। तो अब आगे क्या बचेगा, आगे आर स्क्वायर बराबर बच जाएगा 9। तो यहाँ से आर निकालिएगा तो आर क्या निकल जाएगा तो आप कहिएगा 3 सेंटीमीटर, यानी आर का मान 3 सेंटीमीटर। लेकिन प्रश्न में हमसे आर नहीं पूछा है, प्रश्न में क्या पूछा है व्यास बताइए, यानी कि डी पूछ रहा है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि व्यास को हम डी से सूचित करते हैं और ये त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी त्रिज्या का मान जो भी आए ना उसको डबल कर दीजिएगा तो वो व्यास निकल जाता है। तो त्रिज्या कितना आया है तो कहिएगा 30 सेंटीमीटर, इसका डबल कर देंगे तो 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा मेरा व्यास हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी में क्या है 6 सेंटीमीटर। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है √6, √8 और √21 का चतुर्थानुपाती बताइए। ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन है रेशियो का। और यहाँ से 3 क्वेश्चन तो हमेशा पूछता ही है, हर शिफ्ट में यहाँ से एक एक न क्वेश्चन रहता ही है। या तो आपसे तृतीयानुपात पूछ लेगा, या तो आपसे मध्यानुपात पूछ लेगा, या तो आपसे चतुर्थानुपात पूछ लेगा। अभी आपसे क्या पूछ रहा है चतुर्थानुपात। तो आप कैसे निकालिएगा चतुर्थानुपाती, तो आप एक फॉर्मूला ध्यान रखिए। जब आपको ए बी और सी 3 संख्या मालूम रहेगा तो आपसे क्या पूछेगा, वो आपको बोलेगा चतुर्थानुपात बताइए। क्या बताइए चतुर्थानुपाती बताइए। तो आपको क्या करना है, लास्ट 2 संख्या का क्या करना है गुणनफल और पहली संख्या से भाग देना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है चतुर्थानुपाती के लिए, लास्ट 2 का गुणनफल
यानी b गुने c और बट्टा में a। तो यहाँ b के जगह क्या है तो कहिएगा √8 है। अच्छा ये बात बताइए, √8 को ये लिख सकते हैं कि 2√2, कोई दिक्कत? और √21 को ये लिख सकते हैं √3 और गुना √7, √21 ही होगा ना। और नीचे क्या लिखेंगे, a है तो a की जगह क्या है √6। अच्छा √6 को ये लिख सकते हैं ना √2 और गुना में √3। अब देखिए तो कट रहा है ना, √3 से √3 कट जाएगा, √2 से √2 कट जाएगा। अब क्या क्या बचेगा, यहाँ 2 और यहाँ √7। तो आपका ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा 2√7। ऑप्शन नंबर ए में क्या है 2√7। अच्छा ये तो हो गया चतुर्थानुपाती। और जब आपसे मध्यानुपाती पूछे और तृतीयानुपाती पूछे तो उसके लिए क्या करना है, जब भी आपसे पूछेगा ना मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती तो आपको दो संख्या देगा, एक ए दे देगा और एक क्या दे देगा बी दे देगा। अब पूछ देगा आपसे मध्यानुपाती बताइए, क्या बताइए मध्यानुपाती। मध्यानुपाती जब पूछेगा तो आपको क्या करना है उसके लिए रूट अंडर ए बी, यानी जो दो संख्या दिया है ना रूट के अंदर में ले जाके दोनों को गुना कर दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और पूछेगा तृतीयानुपाती, क्या पूछेगा तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती तो उसके लिए क्या करना है सेकेंड संख्या का स्क्वायर कर दीजिएगा और पहला में बट्टा में पहली संख्या से भाग दे दीजिएगा। यानी तृतीयानुपाती के लिए क्या फॉर्मूला होगा b² बट्टा a। मध्यानुपाती के लिए क्या होगा रूट अंडर ए बी। और जब तीन संख्या दे देगा तो आपसे क्या पूछेगा चतुर्थानुपाती, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा b गुने c और बट्टा में a। तो ये क्वेश्चन क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम बार आते रहते हैं, तो इसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इस टाइप के प्रश्न ना एसएससी जीडी में हर बार आते हैं कि इतना पहले था इतना बाद में हुआ, बताइए कितना कमी है, या पहले इतना था अभी इतना हो गया, बताइए कितना वृद्धि है। जीडी में हालांकि ज़्यादा हार्ड प्रश्न आते नहीं हैं, अर्थमेटिक से ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, इसके क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देख के क्वेश्चन पे ही कर लेंगे, लिखेंगे नहीं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 केजी से घटकर कितना हो गया 64 केजी हो गया। व्यक्ति के भार में प्रतिशत कमी बताइए। अच्छा प्रतिशत क्या निकालना है, प्रतिशत कमी निकालना है। अच्छा व्यक्ति के भार में रियल में कितना कमी आया है 80 से क्या हो गया है 64, तो कितना का कमी 16 का। कमी कहाँ से आया है 80 से आया है और प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना। जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा ना कि 16 पंचे 80 और 5 से इसको काटिएगा तो 20, आपका आंसर क्या आ जाएगा 20%। आपका 20% ऑप्शन नंबर कहाँ है तो कहिएगा ऑप्शन नंबर बी है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या है 350 में 20% की क्या करते हैं वृद्धि कर देते हैं और उसमें क्या करते हैं फिर 25% कमी कर देते हैं। तो इस प्रकार जो नई संख्या बनेगी वो नई संख्या हमको बताना है। तो सबसे पहले क्या किए हैं 20% वृद्धि, तो आपको क्या करना है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना है। तो 20% का फ्रैक्शन जब निकालेंगे तो 20, अब प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 आ जाएगा और इसको काटिएगा तो क्या होगा 1/5। ये तो हुआ आपका 20% का फ्रैक्शन वैल्यू। लेकिन हमने क्या किया प्रश्न में 20% वृद्धि, तो जब वृद्धि रहे ना तो नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ के लिखेंगे और उसी से क्या कर देंगे गुना करेंगे। और अगले बार में क्या बोला है 25%
कमी, तो सबसे पहले आप तो 25% का फ्रैक्शन बताइए। तो 25/100 कीजिएगा ना, क्या कीजिएगा 25 और प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे में 100 आएगा, इसको काटिएगा तो 1/4 आ जाएगा। अब क्या कहा है, कभी किया है, तो कभी करेगा तो नीचे वाला में से ऊपर वाला को घटा के लिख देंगे, तो 4 में से 1 घटा के लिखेंगे तो क्या आएगा 3/4। अब जब हम नई संख्या निकालने जाएंगे, नई संख्या क्या पूछ रहा है, नई संख्या बताइए, तो हम क्या करेंगे, नई संख्या निकालेंगे। तो पहले संख्या कितना था, तो आप क्या कहिएगा 350 है, और उसमें फर्स्ट बार में हम क्या किए थे, वृद्धि किए थे 20%, तो किससे गुना कर देंगे 6/5 से। फिर क्या किए थे, तो 25% कमी किए थे, तो अब किससे गुना करेंगे 3/4 से, और जब 5 से इसको काटिएगा ना तो 70 बार में ये कट जाएगा, और इसको काटिएगा तो यहाँ 2 और यहाँ क्या हो जाएगा 3, और इसको फिर काटिएगा किससे 70 को, तो ये क्या आ जाएगा 35। तो आपका आंसर क्या बनेगा 35 और गुने 3 और गुने 3। अब 35 को 9 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 315। 315 कहाँ है, आपके ऑप्शन नंबर सी में। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रेशियो का। ये प्रश्न क्या कह रहा है, यदि A अनुपात B 5:6 है और B अनुपात C 6:5 है, तो आप हमको बताइए A प्लस B अनुपात B प्लस C अनुपात C प्लस A। तो जब अलग अलग दिया रहे ना, एक जगह A अनुपात B और एक जगह B अनुपात C, तो इस टाइप के प्रश्न में हमको ये देखना है कि कौन सा वैसा है जो दोनों जगह है। तो आप कहिएगा B यहाँ पर भी है और B यहाँ पर भी है। B यहाँ कितना है, तो 6 है, और B यहाँ कितना है 6 है। इस प्रश्न में तो दोनों जगह B क्या है, सेम है। जब B सेम नहीं रहेगा तो उसको सेम कर लेना है। हालांकि यहाँ सेम है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ABC का एक रेशियो बना लेंगे, A अनुपात B अनुपात C। तो A कितना था, तो कहिएगा 5 था, तो B कितना है, कहिएगा 6 है, और C कितना है, तो कहिएगा 7 है। अब क्या पूछ रहा है, A प्लस B। अच्छा, A प्लस B कीजिएगा तो 5 प्लस 6, तो 5 6 कितना होगा 11। तो 11 कहाँ कहाँ है, फर्स्ट में यहाँ है और यहाँ है, तो हम क्या लिखेंगे 11 अनुपात। अब क्या करेंगे B प्लस C। तो B कितना है, कहिएगा 6 है, और C कितना है, कहिएगा 7 है। तो 6 7 कितना होगा 13, यानी 11 अनुपात 13। अब क्या करेंगे C प्लस A। तो C कितना है, कहिएगा 7, और A कितना है, कहिएगा 5, और जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 12। अब चेक कीजिए तो कहाँ ये बना रहा है, ये रेशियो 11 13 और 12। तो अपने ऑप्शन नंबर A में देखिएगा ना, तो क्या अनुपात है 11 13 और 12। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हम लोगों का, ये बोल रहा है A और B एक काम को अलग अलग 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। यानी A जो है ना, एक काम को अकेले कितना दिन में 10 दिन में, और B कितना दिन में 15 दिन में। तो लिखते हैं हम, सबसे पहले क्या बोला, एक A है और एक क्या है B है। A काम को कितना दिन में कर देता है, तो कहिएगा 10 डे में कर देता है, और B काम को कितना दिन में करता है, तो आप बोलिएगा 15 दिन में कर देता है। और जब इस दोनों का आप एलसीएम ले लीजिएगा ना, तो ये मालूम चल जाएगा कि टोटल काम कितना था। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आता है, तो 30। तो ये मालूम चल गया कि 30 यूनिट मेरा क्या था, कुल काम था। अब फिर प्रश्न में आगे क्या बोलता है, B 3 दिन कार्य करता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए,
ए और बी का क्षमता निकालिए कि ए और बी प्रत्येक दिन कितना काम करता है। तो आप ये बताइए, ए 10 दिन में 30 काम करता है, ए 10 दिन में 30 काम करता है, तो प्रत्येक दिन ए कितना काम करता होगा? तो कहिएगा 30/10, तो क्या आ जाएगा? 3। उसी प्रकार बी प्रत्येक दिन कितना काम करता है? तो 30/15, तो कहिएगा 2। यानी इसका क्षमता क्या है? ए प्रत्येक दिन 3 काम और बी प्रत्येक दिन 2 काम। हमसे क्या बोला प्रश्न में? बी अकेले 3 दिन काम करता है, तो बी पर का क्षमता कितना है? 2 है। यानी बी प्रत्येक दिन 2 काम करता है और वो 3 दिन अकेले काम किया है, तो 3 दिन में क्या वो काम वो कर देगा? तो कहिएगा 2 गुने 3, यानी 6 काम तो वो कर दिया। तो अब कितना शेष काम बचेगा? यानी शेष कार्य अब कितना बचा हुआ है? तो कहिएगा अब शेष काम तो बचा हुआ है 24 यूनिट। अब फिर प्रश्न में देखते हैं क्या कह रहा है। काम कितना बचा हुआ है आपका? 24 यूनिट काम बचा हुआ है। फिर बोल रहा है तथा फिर वह कार्य छोड़ देता है, यानी 3 दिन के बाद बी काम छोड़ दिया। ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? यानी शेष कार्य अब 24 है, इस 24 को कौन पूरा करने के लिए आएगा? ए आएगा। तो ए को कितना समय लग जाएगा? तो समय बराबर क्या लिखिएगा? कार्य बटा क्षमता। तो कार्य कितना है? 24 करना है और ए का क्षमता प्रत्येक दिन का कितना है? प्रत्येक दिन 3 काम करता है, तो कितना दिन लग जाएगा? आप कहिएगा 8 दिन लगेगा। यानी शेष कार्य जब ए अकेले करेगा तो कितना दिन में कर देगा? 8 दिन में कर देगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या था? 8 दिन। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपया है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 है तो शेष 9 वस्तु का औसत मूल्य बताइए। अच्छा, औसत के बारे में आप जानते हैं औसत क्या होता है? औसत बोल रहा है 10 वस्तुओं का कितना है? 89 है। तो औसत ये होता है कि हम मान लेते हैं सभी कितना है? 89, 89, 89, 89। रियल में सभी 89 है नहीं, कोई होगा 80, कोई होगा 100, कोई होगा 95। लेकिन जब सभी का औसत निकाले ना तो औसत कितना आया है? 89। तो औसत 89 आया है, तो सभी को हम क्या मान लेंगे? 89, 89, 89 था, यानी सभी 89 था ही। और फिर प्रश्न में बता दिया कि एक उसमें कितना था? 35 था, और जब उसको हटा देंगे तो शेष 9 का औसत बताइए। अच्छा, तो नया औसत जो होगा आपका, कौन औसत? शेष 9 का औसत या नया औसत बोलिए। तो नया औसत जब आप निकालिएगा तो आप क्या कीजिएगा नया औसत के लिए कि 89, यानी 89 तो होगा ही होगा, 89 तो सब है ही, लेकिन एक उसमें 35 को हटा दिए। तो जब एक 35 को हटाइएगा और सब 89 था तो वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बच जाएगा ना, तो वो एक्स्ट्रा क्या किसी एक को दे देंगे? नहीं, वो एक्स्ट्रा को सभी में बांट देंगे। तो जब आप बताइए सभी तो 89 है ना, और 89 में से 35 को घटाइएगा तो जो भी बचेगा उसको क्या करना है? सभी 9 में बांट देना है। तब क्या निकल जाएगा? नया औसत निकल जाएगा। यहाँ कितना है? 89 है, और यहाँ 89 में 35 घटाइएगा तो क्या होगा? तो कहिएगा 54 होगा, और 54 को 9 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 6 होगा, और 89 में जब 6 को जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? यानी नया औसत आपका 95। ऑप्शन नंबर सी। नया औसत बोलिए या फिर शेष 9 वस्तुओं का औसत बोलिए, कितना आया? 95। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, ये कॉन्सेप्ट तो आपको हम बता चुके हैं, कॉन्सेप्ट बताए थे। फर्स्ट ही क्वेश्चन था हम लोगों का कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसके एचसीएफ और उसके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। क्या लिखे थे फॉर्मूला? फर्स्ट संख्या, कोई भी फर्स्ट संख्या होगी और सेकेंड संख्या होगी,
इसका जो गुणनफल होगा उसके एलसीएम और गुने उसके एचसीएफ के बराबर होती है। एचसीएफ गुने एलसीएम फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, संख्याओं का गुणनफल और उसका एचसीएफ एलसीएम कितना दे रखा है, 8 तथा 40। और दोनों को जब गुना कर दीजिएगा तो मालूम चल जाएगा कि उन संख्याओं का गुणनफल कितना था। जब 8 को अब 40 से गुना कीजिएगा ना तो 8 चौके 32, 32 पर एक जीरो चुपका देना है। तो कहाँ है आपका 32 पर एक जीरो, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर सी में 32 पर एक जीरो। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हम लोगों का मेंसुरेशन का। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10 मीटर गुने 10 मीटर गुने 5 मीटर की बीमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई बताइए। ये क्या है, कमरा है। तो आप ये जानिए कमरा का आकार क्या होता है। तो कमरा या तो घन के आकार का होगा या तो घनाभ के आकार का होगा। अगर सभी भुजा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर है तो वो घन होगा, और बराबर नहीं है तीनों तो वो क्या होगा, घनाभ होगा। तो यहाँ लंबाई कितना है, 10 है। चौड़ाई कितना है, वो भी 10 है। ऊंचाई कितना है, वो तो 5 है। तीनों बराबर है नहीं तो ये कौन आकृति होगा, घनाभ होगा। तो अब इसका क्या बताना है कि इस कमरे में सबसे लंबा खंभा की लंबाई बताइए जिसको सेट कर सकते हैं। तो आप ये बताइए क्या खंभा को आप सीधे ऐसे रखिएगा तो सबसे बड़ा रख पाइएगा, नहीं ना, या आप सीधे खड़ा रख दीजिएगा तो सबसे बड़ा नहीं रख पाइएगा। तो कैसे सबसे बड़ा रखिएगा, जब आप छत के एक कोना से लेकर और जमीन के दूसरे कोना को मिलाइएगा तब जो खंभा रखाएगा ना वही खंभा क्या होगा, सबसे मैक्सिमम लंबाई का होगा। तो छत के उस कोना से जमीन के उस कोना को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो यहाँ आकृति क्या है, घनाभ है। तो हमको क्या निकालना होगा, घनाभ का विकर्ण। तो अब घनाभ के विकर्ण का क्या फॉर्मूला है, तो आप कहिएगा घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला तो बड़ा इजी है। क्या है, तो रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर और प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर। तो इस प्रश्न में लंबाई कितना है, कहिएगा 10 है। तो 10 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितना है, वो भी 10 है। तो 10 का स्क्वायर और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई तो 5 है। तो 5 का स्क्वायर और जब 10 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो क्या हो जाएगा 100, फिर 10 का स्क्वायर तो क्या होगा 100 और 5 का स्क्वायर 25। अब सभी को जब जोड़ दीजिएगा ना तो क्या आ जाएगा 225, और 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा 15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 मीटर। यानी इस कमरे में सबसे बड़ा खंभा आप 15 मीटर का रख सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि एक जो है ना 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। तो पुल की लंबाई बताइए। अच्छा, जब भी कोई ट्रेन ना किसी पुल को पार करे या किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, दो कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। ट्रेन या तो पुल को या सुरंग को या फिर प्लेटफॉर्म को पार करेगी या किसी व्यक्ति को पार करती है। यहाँ क्या बोल रहा है, पुल को पार की है ना, तो ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी उसको आप समझिएगा। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि ये है ना मेरा क्या है, पुल था, और ये क्या है, ट्रेन है, और ट्रेन यहाँ से एंट्री मार रहा है। अभी ये चली नहीं है, ये ट्रेन का आगे का भाग है, ये चलना अब शुरू कर दिया।
ट्रेन चलते 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 यहाँ तक आएगी ना तो कितनी दूरी तय कर ली है? तो आप कहिएगा जितना पुल की लंबाई है उतना दूरी तय हो चुका है, लेकिन ट्रेन अभी पार नहीं हुई है, तो पार होने के लिए और दूरी तय करना पड़ रहा है ना। तो और कितना दूरी तय करना पड़ा? उसके लंबाई के बराबर। यानी जब भी कोई ट्रेन पुल को पार करेगी तो उसके द्वारा तय दूरी जो होगी अपनी लंबाई और प्लस पुल की लंबाई। तो दूरी बराबर फॉर्मूला तो आप पढ़ चुके हैं, चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? तो कहिएगा दूरी बराबर पढ़े थे चाल गुने समय, चाल गुने समय। तो यहाँ दूरी के जगह आप क्या रखिएगा? ट्रेन की अपनी लंबाई और प्लस में पुल की लंबाई। तो ट्रेन की अपनी लंबाई कितनी है? 120 है, और पुल की लंबाई ज्ञात करना है। मान लेते हैं पुल की लंबाई x होगी। इतना ही दूरी न तय करेगी ये ट्रेन, और ट्रेन की चाल कितना है? तो कहिएगा चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी मीटर में है, तो इसको भी क्या में लाएंगे? मीटर में लाएंगे। मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुना कर देंगे। और समय कितना लगा है? तो कहिएगा 18 सेकेंड लगता है। 18 से 18 काट दीजिएगा तो आगे क्या बचेगा? आगे हो जाएगा 120 प्लस x, और बराबर में 6 पंचे 30, 30 पर 1 0, यानी 300। अब यहाँ से x निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 180 मीटर। यानी पुल की लंबाई कितनी होगी? तो 180 मीटर। अब चलते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन कह रहा है एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी? यानी 2 वर्ष पहले शहर में भालुओं की जनसंख्या कितनी है ये हमको बताना है। और वर्तमान में कितना है? तो कहिएगा 21,218, और वृद्धि कितना का हो रहा है? प्रत्येक साल 3%। तो हम मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले कितना होगा? x होगा शहर की जनसंख्या, और इसी x में कितना का वृद्धि करेंगे? 3%। कोई भी चीज़ है ना अपने आप में क्या होती है? 100%, और जब उसमें आप 3% वृद्धि कीजिएगा तो हो जाएगी 103%। 103%, और परसेंट को हटाइएगा तो बट्टा में 100 आएगा। यानी इसमें क्या करेंगे? 103 और बट्टा 100 से गुना कर देंगे। तो 1 साल बाद जनसंख्या मालूम होगी, लेकिन हमको 2 साल बाद जाना है ना। तो अगले साल भी कितना बढ़ा? फिर 3%। तो फिर कितना हो जाएगी? 103%। परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100, और हो के वर्तमान में कितना आ गई है? तो आप कहिएगा 21,218। और जब यहाँ से सॉल्व कर दीजिएगा और x निकालिएगा तो x क्या हो जाएगा? 21,218, और गुना में 100 गुने 100, और बट्टा में क्या लिखिएगा? बट्टा में आपका आ जाएगा 103, और गुना में 103। अब देखिए 103 को 103 से गुना करके फिर इसको काटना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना। तो एग्जाम में हम कैसे करते? आप ये बताइए, ये 100 और गुने 100, क्या 2 जीरो कट पा रही है किसी से? तो आप कहिएगा नहीं कट पा रही है। तो मेरा आंसर वही होगा जिसके अंत में 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ 4 जीरो है? तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी में। बिना काटे आंसर निकाल लिए। कहीं 4 जीरो है? यहाँ देखिए तो नहीं है, यहाँ देखिए तो नहीं है, यहाँ देखिए तो नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी में कितना जीरो था? 4 जीरो। अब अगर इसको काटिएगा तो अब देखिए, इसको अगर आपको काटना है 21,218, और गुने कितना था? तो आप कहिएगा 10,000 है, और बट्टा में 103 गुने 103 मतलब 103 का स्क्वायर, जो कि आपको एग्जाम में याद नहीं होगा। हालांकि इसका स्क्वायर होता है 10609। अब कहिएगा आप कैसे याद कर रखते हैं?
तो इसका एक ट्रिक है जो किसी वीडियो में आपको हम बता देंगे। और जब इसको आप काटिएगा ना तो ये 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। और 2 को जब 10,000 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 20,000। ये तो बेसिक रहा। अगर नहीं कट रहा था तो देख लेते किसके लास्ट में 4 जीरो था, वही आपका क्या होता? आंसर होता। 20 ही क्वेश्चन था आज आपके लिए। और ये सारा क्वेश्चन अगर अच्छे से आपको समझ में आया है तो अपने साथियों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।